आई थिंक 61 तक अपन ने लास्ट टाइम किया था. ओके, लेट्स डू 62. इंपॉर्टेंट सवाल है 62. वर्ड्स रिएक्शन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में गारंटीड तरीके से मैं बोल सकता हूं कि आने ही वाला है, इतना आप मान के चलो. ठीक है, एल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था सिनॉप्सिस में. 62 में क्या सवाल पूछ रहा है देखो बच्चों, वो आपसे पूछ रहा है कि भाई आपका इथाइल क्लोराइड यानी कि एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ हुआ है? सोडियम के साथ हुआ है. और कोई भी एल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम इन ड्राई ईथर अपन मानते हैं क्या बनाता है, बोलो. हमने किया हुआ है एल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम इन ड्राई ईथर, जिसको आप वर्ड्स रिएक्शन बोलते हो. क्या सिखाया मैंने आपको, क्या बनता है? आपका बनता है एल्केन. क्या बनता है? एल्केन. और इसमें इंपॉर्टेंट बात नोट करने जैसी बात क्या थी? क्या इंपॉर्टेंट बात थी नोट करने वाली? कि आपका एल्केन बनेगा और वो एल्केन डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला रहेगा. कैसा रहेगा? डबल द नंबर ऑफ कार्बन. यस, ये इंपॉर्टेंट छोटा सा हिंट है, शॉर्टकट से आपका एकदम से सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, अगर आप इसके मैकेनिज्म वगैरह में जाना चाहते हो तो यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेशन होता है, फिर आर का एक फ्री रेडिकल मिलके फिर आर बना के वो बॉन्ड बनाता है. इतने सब टाइम पास में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है. इथाइल क्लोराइड, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? इथाइल क्लोराइड कितने कार्बन है बोलो? इथाइल क्लोराइड मतलब ये C2H5Cl. सीधा सीधा क्या बन जाएगा? ब्यूटेन. बात खत्म. समझ गए क्या? इथाइल क्लोराइड से 2 से क्या बनेंगे? 4 ब्यूटेन. एन ब्यूटेन. सी इज योर आंसर. आगे बढ़ने का, मार्क करने का, आगे बढ़ने का. बात समझ में आई क्या? वो हो गए डबल. ठीक है, 65th क्वेश्चन देखो चलो. 65th क्वेश्चन 65 क्या बोलता है देखो. सॉरी, हाँ क्या बोलता है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने को बोल रहा है आपको. इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक KOH टू फॉर्म अल्कोहल. मैंने क्या सिखाया था? एक्वस KOH इज फॉर, सारे बच्चे बोलेंगे एक्वस KOH इज फॉर सब्स्टिट्यूशन एंड अल्कोहलिक KOH इज फॉर एलिमिनेशन. ये कहा था. देखो फिर से, अगर मेरे पास इथाइल ब्रोमाइड है, मैंने ये सिखाया इथाइल ब्रोमाइड है और KOH जो है वो 2 तरीके का है. कैसा? एक एक्वस वाला हो सकता था और एक अल्कोहलिक वाला हो सकता था. एक एक्वस है और दूसरा अल्कोहलिक है. एक्वस वाले से सब्स्टिट्यूशन होके अल्कोहल बन जाएगा और अल्कोहलिक वाला पहले से अल्कोहलिक है तो उसमें बनेगा एल्कीन, यानी कि एलिमिनेशन होगा. यहाँ पर क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन हुआ और यहाँ पर क्या हुआ? एलिमिनेशन. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अल्कोहलिक KOH के साथ अल्कोहल? नो, रॉन्ग है, वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. क्यों? अल्कोहलिक KOH डालोगे तो एल्कीन बनेगा. तो ए ही आपका आंसर है. इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था, पहला ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. समझ गए क्या? BCD को देख के एक बार समझ लो करेक्शन. BC और D को आप देख के कंफर्म भी कर लो फटाफट. इथाइल ब्रोमाइड को डालोगे सोडियम में तो ब्यूटेन, अभी किया क्वेश्चन 62 में, इसके पहले वाले में. फिर इथाइल ब्रोमाइड को सोडियम इथॉक्साइड डालोगे, विलियमसन सिंथेसिस, ईथर बनेगा, वो भी ठीक है. और डी क्या बोलता है? इथाइल ब्रोमाइड को AgCN डालोगे तो आइसोसाइनाइड. ये भी सिखाया था पिछली बार. सिल्वर के साथ है तो आइसोसाइनाइड, पोटेशियम के साथ है तो साइनाइड. सीखा था आपने? यस बोलो हाँ या ना बच्चों. बढ़िया सवाल. ठीक है, सिंपल सवाल, बढ़िया सवाल. अगला सवाल क्या बोलता है? 78 क्वेश्चन को पढ़ो, आपके स्क्रीन पे सामने दिख रहा होगा आपको. क्वेश्चन क्या बोलता है? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ इथाइल क्लोराइड विद एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. एक्वस यानी कि एक्वस KOH दिया आपको. क्या दिया हुआ है? एक्वस KOH दिया है ना. तो उसके साथ में आपको बोल रहा है कि भाई आपको जो प्रोडक्ट मिला उसमें जो कार्बन एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताइए. तो इथाइल क्लोराइड मतलब ये रहा C2H5Cl. मैं आपके लिए रिएक्शन लिख रहा हूं, आप मुझे प्रोडक्ट्स बताओगे. चलो प्रोडक्ट्स बताओ क्या होगा. प्रोडक्ट क्या बनेगा? C2H5OH बन जाएगा सीधा सीधा और KCl बरोबर. और इसके जो कार्बन एटम्स हैं ओरिजिनली भी सारे sp3 थे क्योंकि भाई सिंगल बॉन्ड वाले थे, और अभी भी क्या है? sp3 ही है, सिंगल बॉन्ड वाले ही हैं, कुछ बदला नहीं है. तो पहले भी sp3 थे, अभी भी sp3 है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. समझ आ रहा है क्या? काफी सिंपल. हाइब्रिडाइजेशन स्टेट. ठीक है, सिंगल वाले का sp3 होता है, डबल वाले का sp2 होता है और ट्रिपल वाले का क्या होता है? sp बोले तो क्या? एक S और एक P ऑर्बिटल. sp बोले तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं, मेरे IPS ऑफिसर हो. हाँ
क्वेश्चन 74 को देखते हैं, चलो क्या बोलता है। अल्कोहल है SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, कौन सा मेथड, डार्जेंस मेथड, पायरिडीन, उससे क्या बना ए में आपने क्या डाला KCN, उससे जो भी बना, उसके बाद KCN डालने के बाद B बना, और B का आपने क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया, पानी में एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस किया, और वो पूछ रहा आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बना। क्वेश्चन समझो, बहुत अच्छा सवाल है, और यही सवाल, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टफ लगते हैं कि सर मल्टीपल रिएक्शंस मल्टीपल चैप्टर्स के मिक्स करके दे दिए, हमको नहीं आ रहे। तो ऐसे क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करनी, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाने, आंसर आ जाएगा। देखो क्या करना है, पहले C2H5OH SOCl2 के प्रेजेंस में, क्या हमने ये सीखा है बच्चों, अभी हमने सिनॉप्सिस में सीखा था कि आपने अल्कोहल लिया और उसका आपने डार्जन मेथड से क्या बनाया, C2H5Cl, तो ये आपका A हो गया। A क्या हो गया आपका, इथाइल क्लोराइड, सबको समझा, ये इथाइल क्लोराइड हुआ A। फिर हमने KCN के साथ रिएक्शन किया था, हमने KCN के साथ भी रिएक्शन किया था, तो क्या होता था वहां पे, सब्स्टिट्यूशन होता था, Cl माइनस जाएगा, साइनाइड बनेगा या आइसोसाइनाइड, पोटेशियम के साथ है तो साइनाइड बनेगा, सबको मालूम है, वेरी गुड। तो C2H5Cn ये बन गया C2H5Cn। अब लास्ट में आके आप थोड़े से हड़बड़ा जाओगे, क्यों, क्योंकि ये वाला रिएक्शन एक्चुअली अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का है। हम लोग अभी हमने वो रिवाइज नहीं किया, इसलिए हमको नहीं आ रहा, तो मैं बता देता हूँ, टेंशन मत लो। जब आप साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हो, क्या करते हो, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हो, तो आपको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलता है, साइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस क्या देता है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो C2H5 साइनाइड का क्या बन जाएगा, COOH। हिंट बहुत ही सिंपल सा आपको दे देता हूं कि भाई आपका साइनाइड जो है वो टर्मिनल ग्रुप था, साइनाइड एल्डिहाइड और एसिड तीनों टर्मिनल ग्रुप है, मालूम है, यस। साइनाइड जो है टर्मिनल ग्रुप है, जब उसको हाइड्रोलिसिस करोगे स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में, तो आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 74 का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी। अच्छा, इसमें एक कैच इंपॉर्टेंट क्या है, एक कैच, छोटा सा एक कैच है, यहाँ पर ये जो वाटर हाइड्रोलिसिस किया ना, ये कम से कम 2 मोल चाहिए, कम से कम कितना चाहिए, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, बट आपको कम से कम कितना चाहिए बच्चों, मिनिमम 2 मोल्स तो चाहिए ही। बात समझ आ रही है क्या सबको, एक बार चेक कर लो, आई थिंक वो लोग ने ऑप्शंस में सी दिया होना चाहिए, वेयर दे आर अज्यूमिंग 2 मोल्स, इफ नॉट देन इट इज उसका इंटरमीडिएट, मतलब साइनाइड फिर अमाइड फिर एसिड, ऐसा है, तो उस हिसाब से आंसर अमाइड हो जाएगा। अगर वो 1 मोल ही बोल रहे लेने को, तो आंसर क्या हो जाएगा, अमाइड हो जाएगा। तो आंसर सी दिया है, बी और सी कब रहेगा, ध्यान से सुनना, अगर स्पेसिफिकली मेंशन रहेगा 1 मोल तो बी रहेगा, बट यहां पर एक्चुअली उन्होंने मेंशन किया है 1 मोल। आप उसको क्या करो, करेक्शन कर लो, इसमें क्या करोगे बोलो, कितने मोल पानी, 2 मोल, डबल हाइड्रोलिसिस होगा तो साइन। ध्यान में गया मैंने क्या बोला, फिर से देख लो, नहीं समझ रहा है तो समझ लो फिर से, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, ये हर चैप्टर में एप्लीकेबल है। साइनाइड का तुमको मैकेनिज्म के हिसाब से बता देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे तुमको। साइनाइड का जब तुम एक बार हाइड्रोलिसिस करते हो और 2 बार हाइड्रोलिसिस करते हो, बहुत अलग अलग प्रोडक्ट मिलता है। अगर मैं एक बार हाइड्रोलिसिस करूंगा तो ऐसा मिलेगा, सॉरी 2 बार हाइड्रोलिसिस करूंगा तो ऐसा मिलेगा, मतलब एसिड, ठीक है। डबल हाइड्रोलिसिस करूंगा तो, और अगर मैं सिर्फ एक ही बार हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं, सिर्फ एक बार, तो मेरे को क्या मिलता है, RC डबल बॉन्ड ओ NH2 अमाइड, और 2 बार हाइड्रोलिसिस करता हूं तो क्या मिलता है, RC डबल बॉन्ड ओ OH। समझा, दिस इज 1 मोल पानी, दिस इज 2 मोल्स पानी, समझ गए क्या। आइडियली जब भी साइनाइड दिया रहेगा और हाइड्रोलिसिस मेंशन रहेगा, साइनाइड दिया रहेगा और हाइड्रोलिसिस मेंशन रहेगा, तो चुपचाप कार्बोक्सिलिक एसिड मार्क करना, अज्यूम कर लेना कि एक्सेस पानी है, अनलेस मेंशन्ड अदरवाइज, अनलेस ऐसा क्लियरली मेंशन किया ना, लिमिटेड वाटर, लिमिटेड रिएजेंट, 1 मोल ही है ऐसा, तो आप अज्यूम कर लेना कार्बोक्सिलिक एसिड, और आंसर कार्बोक्सिलिक एसिड ही मार्क करना, आंसर करेक्ट आएगा, टेंशन मत ले। यहां पर आंसर आ गया सबको सी। अगला पहले अपन 80 करते हैं, 80 दैट इज 80, क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद हैलो एल्केन टू फॉर्म नाइट्रो एल्केन। एल्काइल नाइट्राइट और नाइट्रो एल्केन में फर्क समझाया था,
गड़बड़ नहीं करेंगे आप लोग, सिनॉप्सिस में करवाया है, इसमें गड़बड़ नहीं चाहिए। नाइट्रो एल्केन किस में बनता है और एल्काइल नाइट्राइट किस में बनता है? इसमें गड़बड़ करोगे तो मार खाओगे। ध्यान से देखो, मैंने सिनॉप्सिस में पूरा करवा के दिया आपको। किधर है गधे बच्चों, बताओ। ये देखो, सिल्वर के साथ में जो बनता है उसको क्या बोला था? नाइट्रो एल्केन। और पोटेशियम के साथ में जो बनता है उसको क्या बोला था? एल्काइल नाइट्राइट। इवन दो दोनों का स्ट्रक्चर, दोनों का फंक्शनल ग्रुप एग्जैक्टली सेम ही तो है, बेसिकली NO2 ही है, बट सिल्वर के साथ नाइट्रो एल्केन। तो आंसर क्या आएगा, ए या बी? हाँ, इसमें घोचू जैसी मिस्टेक नहीं करनी है। इतना क्लियर करने के बाद भी समझे क्या? RX को दो तरीके से रिएक्ट कर सकते हो। एक तुम KNO2 के साथ रिएक्ट करोगे और एक AgNO2 के साथ रिएक्ट करोगे। बनेगा दोनों केस में क्या? RNO2। समझे क्या? यही लिखवाया ना सिनॉप्सिस में? चाइनीज में लिखा था नहीं ना? इसको क्या बोलते थे? एल्काइल नाइट्राइट। और इसको क्या बोलते थे? नाइट्रो एल्केन। फर्क समझ में आ गया? यस, जैसे साइनाइड आइसोसाइनाइड था उस तरह से। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। अगर वो एल्काइल नाइट्राइट पूछ लेता तो आप आंसर क्या मार्क करते? ऑप्शन ए। समझ में आया क्या? ज्यादा शाना बन के कोई सी मार्क किया है? नाइट्रेट नहीं, नाइट्राइट है, देख लो जरा। NO2 ग्रुप है, NO3 ग्रुप नहीं है। बॉम्बे चाहिए, सी नहीं चाहिए। ओके 85 देखो, क्वेश्चन 85 कहाँ गया? क्वेश्चन 85 क्या बोलता है? ये इजी है, देखो एकदम। अब दो अलग अलग एल्काइल हैलाइड लिए, सोडियम मेटल विद ड्राई ईथर। नाम बताओ रिएक्शन का सब लोग, नाम, नेम रिएक्शन क्या है? सोडियम विद ड्राई ईथर क्या है? एल्काइल हैलाइड, सोडियम, ड्राई ईथर। नाम, वर्ड्स रिएक्शन। यस, अब वर्ड्स रिएक्शन में मैंने क्या बोला था? नॉर्मली नंबर क्या हो जाता है? डबल। दो ही चीजें दी हुई हैं, देखो जरा यार कितना इजी है। C2H5 भी है, C3H7I भी है, ये दोनों है ना? इसका डबल करो कितना होगा बोलो? C4H10। इसका डबल करो कितना होगा? C6H14, है ना? इससे ब्यूटेन बना, इससे हेक्सेन बना। और दोनों को फिर साथ में क्या करना पड़ेगा? ऐड भी करना पड़ेगा। दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड, यानी कि C2H5 और C3H7 कितना होगा बोलो? C5H12, यानी एक हेक्सेन, एक पेंटेन और एक ब्यूटेन। ऐसा है ऑप्शन? ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। यस, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। जब वर्ड्स में मिक्सचर होता है, एल्काइल हैलाइड्स का कॉम्बिनेशन होता है, तो तीन तरीके के प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और इन दोनों को हम बोलते हैं सेल्फ प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ। क्यों? क्योंकि इसने अपने साथ ही डबल किया, इसने अपने साथ ही डबल किया, और ये दोनों अलग अलग मिल गए, मतलब क्या बना? क्रॉस। समझ में आया क्या? यस, तीनों बनेंगे, इसमें तीनों बनेंगे। हाँ, अगर आपको क्यूरियोसिटी ये जानने की भाई तीनों में से कौन मेजर होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? मेजर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? हमेशा मेजर। ठीक है, टेंडेंसी हमेशा क्रॉस के मेजर बनने की होती है। बनेंगे तीनों, बट क्रॉस वाला मेजर बनेगा। आई होप ये क्लियर है। 86 चलो देखते हैं। 86 क्या बोलता है? अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ 2 क्लोरीन एटम्स फॉर 2 H एटम्स इन प्रोपेन। बहुत अच्छा सवाल बनाया है, बेसिक कॉन्सेप्चुअल सवाल है एकदम। 86 को देखो, स्टार मार्क करना। बहुत सिंपल क्वेश्चन उसने पूछा, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है सवाल में। वो बोलता है भैया आपके पास एक प्रोपेन था। क्या था आपके पास? प्रोपेन। प्रोपेन सबको बनाने आता है? यस। नहीं बनाने आता तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो, तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। प्रोपेन। अब इसमें क्या करने का? कितने क्लोरीन रिप्लेस करने बोलो? कितने क्लोरीन रिप्लेस करने? क्वेश्चन को पढ़ो बच्चों। 2 क्लोरीन को रिप्लेस करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सवाल यह है कि भाई कितने पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे। तो मुझे बताओ आप 2 क्लोरीन को कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट में लगा सकते थे? मैं आपके लिए यहाँ पे स्केलेटन बना देता हूँ, आप खुद सोच के मेरे को बताओ कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट में आप लगा सकते हो। पहले आप बोलोगे सर हम यहाँ पे एक क्लोरीन, यहाँ पे एक क्लोरीन लगाएंगे, ये एक पॉसिबल हुआ। यस। दूसरा, हम दोनों क्लोरीन सेकंड वाले पे लगा देंगे, ये ठीक है। तीसरा, हम दोनों क्लोरीन टर्मिनल वाले पे लगा देंगे, ये ठीक है। अरे बोलो हाँ या ना? यस। हाँ। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है?
और एक पॉसिबिलिटी है क्या, बोलो हम एक फर्स्ट को एक थर्ड को लगा देंगे, फर्स्ट और थर्ड, है ना, क्लियर। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, क्यों, क्योंकि अगर हम इन दोनों को यहां पे शिफ्ट कर देते तो भी ये 1,1 डाइक्लोरो रहता। मैंने आप लोगों को क्या टेक्निक बताई थी, अगर आप कंफ्यूज हो कि कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसमें क्या टेक्निक बताई थी, IUPAC नेम चेक कर लेने का। क्या करने का, क्या चेक करने का, IUPAC नेम। पहले स्केलेटन बना के एक बार रफ स्ट्रक्चर देख लेने का और सबका IUPAC नेम। क्या ये चारों स्ट्रक्चर्स का IUPAC नेम अलग है, हाँ ये देखो, ये 1,2 डाइक्लोरो है, ये 2,2 डाइक्लोरो है, ये 1,1 डाइक्लोरो है और ये 1,3 डाइक्लोरो है, चारों अलग अलग है। यस, यानी कि कितने स्ट्रक्चर बने, 4 स्ट्रक्चर बन गए, यानी ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या, अरे बोलो हाँ या ना, बढ़िया सवाल है, ठीक है, ओके। ऐसा सेम हमने एक मोनोक्लोरो वाला क्वेश्चन भी पहले स्टार्टिंग में किया हुआ है। 89th वाला बताइए, जितना बड़ा सवाल उतना इजी आंसर। 89th वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों ध्यान से, ऑप्शन डी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन डी नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज है, वो घटिया, छोड़ दो, तुम पहले 3 में से ही सिलेक्ट कर लेना। चलो क्या बोलता है बताओ, वो बोल रहा है एन ऑर्गेनिक हैलाइड विथ फॉर्मूला C6H13Br, क्या है, C6H13Br on heating with alcoholic KOH gives 2 isomeric alkenes A and B with formula C6H12. Okay. On reductive ozonolysis of mixture of A and B, the following compounds were obtained. पहला एसीटोन, दूसरा एसिटाल्डिहाइड, तीसरा प्रोपियोनाल्डिहाइड और चौथा आइसोब्यूटाराल्डिहाइड। Which is the organic halide? ओहो ब्रिलियंट क्वेश्चन। 89 आया किसी को सॉल्व करने? टेक 10 सेकेंड्स, थिंक, टेक 10 सेकेंड्स, थिंक एंड सॉल्व, ट्राई करो, फिर मैं आंसर सिखाता हूं। बहुत बढ़िया सवाल। चलो जो IITN टाइप के, चलो वो सोचो कुछ, जिनको जेई वही करना है वो लोग कुछ सोच के देखो, ठीक है, एकदम इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे, सिंपल ट्रिक, सिंपल फंडे से सॉल्व करेंगे। ओके, इस क्वेश्चन को देखो दो पार्ट्स में देखो। पहला पार्ट तो ये बोल रहा है वो कि भाई एक ऑर्गेनिक हैलाइड था जिसका ये फॉर्मूला था C6H13Br, बरोबर है, मतलब हेक्साइल ग्रुप तो है, ये तो पक्का है ना, बोलो क्या है गधे बच्चों, हेक्साइल ग्रुप तो है। अभी हेक्साइल ग्रुप में ये क्या क्या हो सकता था, ये एन हेक्साइल हो सकता था, आइसो हेक्साइल हो सकता था, टर्ट हेक्साइल हो सकता था, सेक हेक्साइल हो सकता था या नियो हेक्साइल हो सकता था, यही 5 पॉसिबिलिटी है। आप बोलोगे हाँ ठीक है, इतना मेरे दिमाग में पहले क्लिक हो जाना चाहिए फटक से, नहीं हो रहा है तो सीखो कैसा क्लिक, कैसा होना, कैसा सोचने का, कैसा थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए सोचो। तुम्हारे पास हेक्साइल है, ओके, और उसके साथ में ब्रोमीन लगा हुआ है, हेक्साइल ग्रुप के साथ में ब्रोमीन लगा है, तुमने उसको अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट किया, किसके साथ रिएक्ट किया, ये तुम्हारा पार्ट 1 है क्वेश्चन का। अभी अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करने पे क्या बनता है, बोलो एल्कीन बनता है, इतना तो गारंटी है, एल्कीन बनता है इतना गारंटी है, बोलो हाँ या ना। आप बोलोगे हाँ सर एल्कीन बनता है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का एल्कीन बना, ब्रोमीन निकल गया, H निकल गया। अब मुझे ये नहीं मालूम कि डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे था कि सेकंड पोजीशन पे था कि थर्ड पोजीशन पे था, किधर था मालूम नहीं, मेरे को नहीं मालूम। वो हेक्स 1 इन हो सकता था, हेक्स 2 इन हो सकता था, हेक्स 3 इन हो सकता था, हेक्स 4 इन हो सकता था, जो सॉरी 4 इन तो होता ही नहीं, हेक्स 1 2 3 इन हो सकता था, या फिर वो इसका कोई आइसोमर भी हो सकता था। इसलिए देखो ये क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड क्यों माना जाएगा, क्योंकि भाई ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती थी, वो मिथाइल पेंटीन हो सकता था, आइसोमर ही है ना। अब क्वेश्चन को आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे देखो एक एक चीज आपके दिमाग में क्लियर होती जाएगी। पढ़ो फिर से, एक ऑर्गेनिक हैलाइड है, ये उसका फॉर्मूला है, अल्कोहलिक KOH के साथ हीट किया, 2 अलग अलग एल्कीन मिले, क्या मिले, 2 अलग अलग एल्कीन मिले, है ना, 2 अलग अलग एल्कीन, दोनों एल्कीन आपस में आइसोमेरिक थे। क्लियर हुआ कहते बच्चों, अरे बोलो हाँ या ना, यस, हाँ बढ़िया, 2 अलग अलग एल्कीन मिले और वो दोनों एल्कीन आइसोमेरिक थे, और A और B ये दोनों जो एल्कीन्स थे उनका क्या किया गया, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस किया गया। ठीक हो, अब मैं बोल रहा हूं मेरे को मालूम नहीं A क्या है और B क्या है, चलो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे को A और B क्या है नहीं मालूम, उनका रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करने पे, उनका क्या करने पे, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस नाम से ही पता चल रहा है किसके साथ रिएक्शन है, ओजोन के साथ है, यस। और रिडक्टिव क्यों,
क्योंकि ओजोनोलाइसिस हम लोग 2 स्टेप्स में करते थे। एक था हमारा ओजोन स्टेप 1, और सेकेंड स्टेप में हमेशा उसको हम लोग जिंक डस्ट इन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। किसके साथ? जिंक डस्ट इन वाटर, है ना, ठीक है, ये उससे रिडक्शन हो जाता है। तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस भी बेसिक फंडा तो अपने को आता है। चलो ठीक है, ओजोनोलाइसिस है जिंक डस्ट इन वाटर। देखो दीज आर नॉट रेलिवेंट, आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर योर नॉलेज। जिंक डस्ट है डालना है, ये वो तुमको उससे लेना देना नहीं है। तुम क्या याद रखो, ओजोनोलाइसिस मतलब ओजोन के साथ रिएक्शन, इतना तो समझ जाओगे। गधे से गधा बच्चा भी समझ जाएगा, है कि नहीं? नाम से पता चल गया कि नहीं, ओजोनोलाइसिस, है ना। अब सवाल देखो क्या बोल रहा है वो बोल रहा है भैया ए और बी में से कंपाउंड मिला एसीटोन, क्या मिला? एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड, और साथ में प्रोपियोन एल्डिहाइड और आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड। समझ गए ना? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? देखो फिर से। CHO CH CH3 CH3। आप बोलोगे ठीक है भाई, हाँ ये मेरे को 4 कंपाउंड मिले। क्या मिले? ये 4 कंपाउंड मिले। किसके? ए और बी के ओजोनोलाइसिस पे। इतना इंफॉर्मेशन मेरे को क्वेश्चन में दिया। मैंने क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन सही लिखा कि गलत लिखा है? सही लिखा है, सबको समझ में आया? अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने जानबूझ के एक चीज़ गलत भी लिखी है। पहले तो आप अगर स्मार्ट हो तो वो ढूंढ के बताओ कि सर आपने क्या गलत लिखा है। इससे आपको पता चलेगा आपका दिमाग कितना चलता है। देखो CHO, ये रहा ना CHO, ये रहा CHO, ये रहा CHO, ये रहा कीटोन। मैंने ग्रुप सही लिखे हैं, पर मैंने जानबूझ के एक कंपाउंड को उल्टा लिखा है। अब देखो ध्यान से, आपको सोचना कैसे, आप कहाँ पे आपकी लैकिंग है थिंकिंग, आपको समझ में आएगा। ध्यान से सीखो। इसमें कितने कार्बन थे बच्चों? 6 कार्बन। तो एल्कीन में भी कितने चाहिए? 6 कार्बन। ये तो आप मानते हो। मतलब ये दोनों जो मिल रहे हैं, ये मिला के कितने होने चाहिए? 6। काउंट करो जरा, मैंने क्या गड़बड़ की, काउंट करो कितने हो रहे हैं। 1 2 3 4 5। तो इसका जोड़ी इसके साथ बनेगा। अरे समझ में आया कि नहीं? बोलो। इसको यहां बनाना चाहिए था और इसको यहां बनाना चाहिए। समझे क्या? अब काउंट करो, अब नंबर सेटिस्फाई हो रहा है। देखो देखो, है ना, ये 3 और 3 का कॉम्बो, ये 3 और 3 का, 2 और 4 का कॉम्बो। क्लियर हो रहा है नंबर अभी? तो उसने देखो स्मार्टली आपको घुमाने के लिए क्या किया, एसीटोन प्लस प्रोपियोन एल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड प्लस आइसोब्यूटाल्डिहाइड, ऐसा कॉम्बिनेशन है। समझे? ये दिया उसने। अब मैं आपको बताता हूं ओजोनोलाइसिस की एक बेस्ट शॉर्टकट ट्रिक, जिससे आंसर आपका 5 सेकंड में आ जाएगा। टेंशन नहीं लेने का। मैं इसको भी उल्टा करके लिख रहा हूं ताकि आपको कन्वीनियंट लगे। ध्यान से देखो, ताकि आपको कन्वीनियंट लगे। ठीक है, मैंने सेम कंपाउंड को लिखा है, मैंने सिर्फ जो ग्रुप्स है ना ये बाजू बाजू में लिखे। ठीक है, अब जब आप एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना, जब आप एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करते हैं तब आपको एक छोटी सी ट्रिक लगानी है। वो ट्रिक क्या है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, अगले सेंटेंस को। सी में से डबल बॉन्ड ओ हटाओ। क्या हटाओ? फिर से देखो, मेरी बात को रिपीट करो सारे बच्चे। कार्बन से डबल बॉन्ड ओ हटाओ और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगाओ। समझा? फिर से ट्रिक को देखो, ट्रिक से समझ में आएगा। ये 2 अलग अलग कंपाउंड थे, तुमको जानना था कौन से एल्कीन से बना, यही जानना है कि नहीं? क्वेश्चन को पढ़ो, है ना। तो क्या टेक्निक बताई मैंने? ऑक्सीजन को हटाओ और दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाओ। समझ में आ गया? इजी है। सेकंड वाले में आप लोग अप्लाई करके देखो, ट्रिक समझ में आ गई होगी। ऑक्सीजन को हटाओ,
दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड को लगाओ। ये ट्रिक कहां यूज करेंगे? ओजोनोलाइसिस में। अब मुझे बताइए बच्चों कि कौन से दो एल्कीन्स मिले हैं आपको, कौन से दो एल्कीन्स मिले हैं, फटाफट बताइए। ये वाले एल्कीन का नाम क्या है? तो आप बोलोगे सर इसका नाम है 2 मिथाइल, 5 कार्बन की चेन है ना, पेंट 2 इन। सही है, नाम सही लिख रहा हूं मैं, चेक करो। नहीं आ रहा है तो देख लो। कार्बन की चेन, इतने डिटेल में तो यार कौन ही पढ़ाएगा तुमको। हाँ, छोटे बच्चों की तरह बता रहा हूं मैं, एक एक नाम नोमेनक्लेचर भी बता रहा हूं। यहां पे बताओ, ये देखो, ये 2 मिथाइल पेंट 3 या 4, कौन सी हो गई है? 2 मिथाइल पेंट 3 इन हो गया ना, ये समझ गया? अब तो आंसर आ गया, अब आंसर आ गया। अब इस एल्कीन से, अब ये दोनों एल्कीन से तुमको क्या फाइनली निकालना था? कौन सा वाला ऑर्गेनिक हैलाइड था, बरोबर ना? बस यही निकालना था, है कि नहीं? तो क्या करना है बोलो? ऐसा ऑर्गेनिक हैलाइड बताना है जिसमें से एलिमिनेशन करने पे ये दोनों एल्कीन्स मिले थे। समझ गए होगे? तो मेरे को इसका स्ट्रक्चर C6H13Br का स्ट्रक्चर मिल गया। करके देखते हैं। CH3 CH CH3 CH Br CH2 CH3। चेक करो ये स्ट्रक्चर सही आ रहा है क्या? यस। अब ये कैसे प्रूव हुआ? हमने एलिमिनेशन में देखा है बॉस, आपका अल्फा कार्बन से क्या जाएगा? फंक्शनल ग्रुप, और बीटा कार्बन से H जाएगा। तो आपका मेजर प्रोडक्ट क्या बना बच्चों? मेजर प्रोडक्ट बना ये, देखो दिख रहा है, ये जो आपके सामने है 2 मिथाइल पेंट 2 इन आपका मेजर बना बच्चा लोग। यस, है ना? और यहीं पे अगर यहां से हाइड्रोजन जाता तो क्या बनता? 2 मिथाइल पेंट 3 इन, है ना? तो ये आपका मेजर बना था और ये आपका माइनर बना था। कैसे प्रूव हुआ? ऑप्शन बी जो है ये आपका करेक्ट स्ट्रक्चर है। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन, इसका नाम देखो ना क्या आ रहा है, लिख के देखो, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन। समझ गए क्या? सीईटी लेवल पे आप ये थोड़ा हाई फंडू हो गया ये क्वेश्चन। हाई फंडू इसलिए बिकॉज ये डिफिकल्ट नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो अगर सीईटी लेवल पे, एमएचटी सीईटी लेवल पे ऐसा क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली वो आपका रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन होगा, इतना मान लेना। ठीक है, और ये भी मान के चलना कि अगर आप एक एवरेज या अबव एवरेज स्टूडेंट हो और आपको इसमें टाइम लग रहा है तो आपके साथ जो एग्जाम दे रहे हैं उनको भी टाइम लगेगा, कोई 30 मार्क खान नहीं बैठे हैं वो। ठीक है ना? तो इसको देख के डीमोरलाइज मत हो जाओ। ये मान लो कि आपको बाकी सब कुछ आ रहा है तो इस क्वेश्चन पे आप अच्छे खासे टाइम को थोड़ा स्पेंड कर सकते हो। आई होप ये समझ में आया सब बच्चों को। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इस सवाल में। क्या क्या कॉन्सेप्ट था? एक कि ओजोनोलाइसिस से जो एल्कीन बनता है उसको कैसे चेक करना है, उसका मैंने आपको शॉर्टकट बताया। ठीक है, आगे भी और क्वेश्चंस में बताऊंगा। फिर एलिमिनेशन में सेट्जेफ रूल भी लगा के चेक किया, यानी कि हाइड्रोजन निकालने के लिए मेजर माइनर कहाँ से, यहाँ से भी हाइड्रोजन जा सकता था, यहाँ से भी जा सकता था, 2 जगह से हाइड्रोजन निकाल के भी दिखाया। तो 2 पॉसिबिलिटीज एल्कीन की बनी, उसके हिसाब से जज किया कि कौन सा ओरिजिनल एल्काइल हैलाइड था। क्लियर हुआ क्वेश्चन? ठीक है। क्वेश्चन 91 को देखो। क्वेश्चन 91 अगेन अच्छा सवाल है, सिंपल है, अच्छा सवाल है। बताओ, 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन है 3 कार्बन की चेन, फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? C6H5 यानी कि फिनाइल। सेकेंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? क्लोरो। ये तुम्हारा स्ट्रक्चर हुआ, बोलो हाँ या ना? 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन। इसको अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट किया। कैसे रिएक्ट किया है? अल्कोहलिक KOH, क्या बनेगा? एल्कीन, है ना? एलिमिनेशन होगा। अब सवाल वो ये पूछ रहा है कि कौन सा एल्कीन बनेगा, यानी कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, A B C D। ध्यान से देखो, आंसर बताओ।
एलिमिनेशन का मैकेनिज्म नहीं समझता है तो यहाँ ध्यान दो, फंडा सीखो, कॉन्सेप्ट सीखो, फंडा फॉर दिस क्वेश्चन, फंडा फॉर दिस एलिमिनेशन है, फंडामेंटल आइडिया सीख लो, जिसको तुम कॉन्सेप्ट बोलते हो, मैकेनिज्म बोलते हो, जो भी बोलना है बोल लो। क्या आप देखो, व्हेन हिंदी में लिखता हूं, जब एलिमिनेशन का प्रोडक्ट जज करना हो, हिंदी में लिख रहा हूं, हिंदी समझती है सबको? हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं ताकि ये पढ़ोगे तो दिमाग में बैठ जाती है लाइन ऐसे ही। जब एलिमिनेशन का प्रोडक्ट जज करना हो तब क्या करें? तब ध्यान से सुनो, अल्फा कार्बन से, किससे? अल्फा कार्बन से X निकालो। क्या करो? अल्फा कार्बन से X निकालो एंड बीटा कार्बन से H निकालो। ये क्लियर हुआ क्या? अरे बोलो है ना? क्लियर हुआ? यस। अब मुझे बताओ, इसमें अल्फा कार्बन कौन है? ये। अब बीटा तुम्हारे पास ये भी है और ये भी है, दोनों बीटा है। कैसे? जिस पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो अल्फा और उसका पड़ोसी बीटा, बरोबर। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप वाले अल्फा के दो पड़ोसी हैं, बीटा 1 बीटा 2। अब तुम कैसे डिसाइड करोगे? बीटा में अगर कंफ्यूजन है, ध्यान से सुनो, ये लाइन लिखते जा रहा हूं, इसको ध्यान में रखोगे तो हर आंसर आ जाएगा तुम्हारा। अगर बीटा में कंफ्यूजन है, बीटा में अलग अलग नंबर ऑफ, अगर बीटा में कंफ्यूजन है कि कहां से H लूं, तो क्या करोगे? तो उस बीटा से, उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालो जहां पर क्या, जिसपे लेस नंबर, जिसपे लेस नंबर यानी जिसपे कम हाइड्रोजन है, जिसपे कम हाइड्रोजन है। अब बताओ आंसर क्या आएगा? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेट-जेफ रूल। तुम लोग को रूल बताओ तो रट्टा मारते हो, फिर इंग्लिश में रट्टा मारते हो, आधा आधा सर के ऊपर से जाता है, याद रहता नहीं है। कम से कम हिंदी में इसलिए लिखा है ताकि दिमाग में तो जाए, याद तो रहे। तुमको रूल कोई नहीं पूछने वाला, रूल अप्लाई करना सीखो। अब बताओ कहां से निकालूं, बीटा 1 से कि बीटा 2 से? अब आंसर दे दोगे? सब बच्चे दे सकते हो आंसर। अभी बीटा 1 से निकालेंगे, समझ गए? तो अब बता दो आंसर क्या बना? 1 फिनाइल प्रोप 1 इन, है ना? अच्छा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 का मतलब अंडरस्टूड है। तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए बन गया आपका आंसर। समझा क्या गधे बच्चों? इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप सेट-जेफ रूल, आपकी स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक इसको सेट-जेफ रूल बोलती है, असल में इसको जेड-जेव रूल बोलते हैं। मार्कोनिकॉफ जैसे था ना, वैसे ही जेड-जेव, रशियन गाय, जेड-जेव नाम था उसका। बट तुम रूल को रट्टा मत मारो, तुम रूल को समझो। मैंने हिंदी में लिख के समझा दिया रूल, इस पे ध्यान रख लेना। समझ में आ गया सबको? जब भी एलिमिनेशन करना है, क्या करना है? एलिमिनेशन करना है तो सेट-जेफ रूल लगा के प्रोडक्ट जज कर लेना, आंसर सही आएगा। 92 का आंसर बताइए। चलो देखो क्या बोलता है, एंटी मार्कोनिकॉफ कहां होगा? क्या बोल रहा है वो? 92 का आंसर, 92 का सवाल सही है कि गलत है बताना पहले। 92 का सवाल ही गलत है, पूछो क्यों? मैंने क्या सिखाया है? मैंने क्या सिखाया? एंटी मार्कोनिकॉफ के सिर्फ 3 ही क्राइटेरिया हैं। क्या? HBr होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होना चाहिए और प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होना चाहिए, है ना? अगर आप देखो तो ये घोचू जैसा क्वेश्चन है, इसमें मिसप्रिंट है। पूछो क्या मिसप्रिंट है? एक में भी HBr दिया है क्या? पहले ये बताओ, एक भी ऑप्शन में HBr है क्या? नहीं। फिर एक भी ऑप्शन में पेरोक्साइड है क्या? एक भी ऑप्शन में पेरोक्साइड है? एक भी ऑप्शन में HBr है? नहीं। एक्चुअली वो उधर मिसप्रिंट हुआ है, उनको पूछना था मार्कोनिकॉफ्स किधर होएगा। क्या पूछना था? मार्कोनिकॉफ्स। तो ये तीनों जो मैंने टिक किए ना यहाँ पे, ये तीनों छोड़ के, मतलब ये तीनों एक साथ रहेंगे तो ऑल 3 शुड बी टुगेदर, नॉट वन, नॉट एनी वन। गधे बच्चों, क्या बोल रहा हूं? ऑल 3
टुगेदर रहेगा तो ही एंटी मार्कोनिकॉफ होएगा, नहीं तो एक भी मिसिंग हुआ तो मार्कोनिकॉफ हो जाएगा। तो 92 का आंसर क्या है? देखो डी। क्या पूछा था उसने एक्चुअली पूछा है मार्कोनिकॉफ किधर होएगा, तो भाई सब जगह होएगा। इन सब में देखो, सब जगह अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, कहीं पे भी HBr नहीं है, कहीं पे भी पेरोक्साइड नहीं है, तो आंसर क्या है? ऑल ऑफ दी अबव। समझा क्या? चेक कर लेना। तो क्वेश्चन को चेंज कर लेना, क्वेश्चन रॉन्ग है। क्या है क्वेश्चन में? मार्कोनिकॉफ पूछा। आई होप ये क्लियर हो गया। 95 बताओ, चलो क्या बोलता है? फॉर द प्रेपरेशन ऑफ इथाइल प्रोपियोनेट, क्या बनाने का है? इथाइल प्रोपियोनेट फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड, व्हाट इज द रिएक्टेंट? समझो आप ऐसे घोचू बच्चे हो और आपको कुछ नहीं आता, आप मुंह उठा के एग्जाम देने चले गए हो, 2 साल झक मारी आपने और आप मुंह उठा के एग्जाम देने चले गए, ऐसा मान लो। वैसे आप लोग तो पढ़ते हो थोड़ा बहुत, बट मान लो अगर आपको कुछ नहीं आता तो सिर्फ जितना सवाल में दिया उतना ही लिख लो कम से कम। क्या बोला उसने? क्या बनाना है बताओ, पहले ये बताओ क्या बनाने का है? इथाइल प्रोपियोनेट बनाने का है। प्रोपियोनेट मतलब, प्रोपियोन मतलब 3 कार्बन और इथाइल बोले तो 2 कार्बन। ये मेरा इथाइल प्रोपियोनेट है, समझा? क्या है ये मेरा? इथाइल प्रोपियोनेट है, ठीक है। किससे बनाने का है वो भी दिया है क्या क्वेश्चन में? हाँ, इथाइल ब्रोमाइड। तो जब आप लॉस्ट फील करो, ऐसा आपको लगे कि यार मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मैंने तो ये रिएक्शन कभी सुना ही नहीं, ऐसा अगर लग रहा है तो स्ट्रेस मत लो, जितना सवाल में दिया उतना बनाओ, अपने आप समझ में आएगा। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। देखो आपको करके दिखाता हूँ मैं। समझो, मान लो कि ये मेरे को बस इतना ही मालूम है, ये क्वेश्चन में दिया, इतना ही दिया है ना? तो मुझे क्या सोचना है कि भाई इसमें ये बताओ, इथाइल कॉन्ट्रीब्यूट तो यहां से हो गया इथाइल कॉन्ट्रीब्यूट। अरे बोलो हाँ या ना। अब मुझे बचा इतना ग्रुप चाहिए। क्या चाहिए? इतना ग्रुप चाहिए, है ना? ओके, तो यहां पर जो रिएक्टेंट चाहिए, पहली बात तो उसमें ये ग्रुप आना कंपलसरी है। इतना कॉमन सेंस लगा लोगे, इसके लिए तुमको केमिस्ट्री की नॉलेज नहीं, कॉमन सेंस चाहिए, ये बात मानते हो? देखो अपने आप आंसर बन गया कि नहीं? इज्जत से बताओ, कुछ अलग बोला क्या मैंने? गलत बोला नहीं ना? ये बना, बोलो हाँ या ना। अब दूसरा, तुमको इसमें और एक ऐसी चीज चाहिए जो ब्रोमीन को लेके जाए, ऐसा चाहिए? ब्रोमीन को लेके जाएगा तभी तो इस ग्रुप को इसमें एंट्री मिलेगी। क्या ये बात से भी आप सहमत हो? है कि नहीं? अब आप समझ गए, ऑप्शंस को देख के आप आंसर बता दोगे। बोलो, सिल्वर प्रोपियोनेट, खत्म। क्यों? सिल्वर बोलेगा मैं ब्रोमीन को लेके जाता हूं और प्रोपियोनेट को तुम रखो। हाँ, आ गया कि नहीं आंसर? बोलो, इजी है, समझ में आ रहा है? लॉजिकली सीख रहे अपन, लॉजिकली, ठीक है? रट्टा मारने वाला कोई काम नहीं है, बहुत लॉजिक से सीखो। अगर मैं इसमें आपको फोकट में ऐसे फालतू में ऐसे वो मैकेनिज्म में घुमाऊं तो बोलो अच्छा इसमें SN1 हुआ, SN2 हुआ, ये हुआ, तो आप लोग ओवरवेल्म हो जाओगे। मैंने लॉजिक से आपको बता दिया, सिंपल। क्या करना है? सिर्फ जो रिएक्टेंट, जो प्रोडक्ट दिया उसको लिखो, अपने आप जज कर सकते हो, सिंपल। ओके, बढ़िया। 97 का आंसर बता सकते हो? इजी है। 97 का आंसर बता दो, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है सिनॉप्सिस में। $97 में क्या दिया है? यस, क्या दिया हुआ है? C2H5ONa, है ना? और क्या बन रहा है देखो बच्चों, C2H5O C2H5 बन रहा है क्या? ईथर बन रहा है क्या? यस, है ना? ईथर बन रहा है, बस ईथर बन रहा है मतलब क्या? आंसर आ गया क्या? बॉम्बे, यानी कि विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। कौन गधा इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सोच रहा है? ये तुम्हारा पॉजिटिव है, ये तुम्हारा नेगेटिव है, तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ठीक है? इलेक्ट्रोफाइल नहीं, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ठीक है? चलो 99 और 100 दोनों बताएंगे। चलो 99 और 100 दोनों। इस चैप्टर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे बहुत सवाल है। ऑप्टिकल आइसोमर्स, मैंने ऑप्टिकल आइसोमर्स को याद करने का एक टेक्निक वैसे पहले पुराने लेक्चर्स में भी बताया हुआ है, दोबारा याद करवा देता हूं। ऑप्टिकल आइसोमर्स आर व्हाट आर ऑप्टिकल आइसोमर्स बच्चों? आर नॉन
सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, बरोबर. अरे बोलो हाँ या ना. दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. व्हाट इज द अदर नेम फॉर ऑप्टिकल आइसोमर्स? enantiomers और डेक्स्ट्रोलीवो कंपाउंड्स. डेक्स्ट्रोलीवो आइसोमर्स बोलते हैं इनको, है ना. और ऑप्टिकल आइसोमर तो बोल ही दिया. ऑप्टिकल एंटीपोल्स भी बोलते हैं, इनैंशियोमॉर्फ्स भी बोलते हैं, बट उतना आपको जानने की जरूरत नहीं. आप दो जान लो बहुत है आपके लिए. तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि इनैंशियोमर्स. ठीक है. 100 वाला बता दो. इंपॉर्टेंट सवाल है. ऐसा एक क्वेश्चन आप डेफिनेटली 100% एक्सपेक्ट करना अपने एग्जाम में. कौन सा वाला कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा? तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए दो क्राइटेरिया होते हैं. बताइए, बताओ क्या क्या क्राइटेरिया है. एक तो कायरल कार्बन होना चाहिए. यस, क्या होना चाहिए? कायरल कार्बन. क्या होता है कायरल कार्बन? चार अलग अलग ग्रुप्स. यस, क्या होता है? चार अलग अलग ग्रुप्स जिस पे लगे होते हैं, या चार अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स लगे होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कायरल, असिमेट्रिक कार्बन. और दूसरा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए. क्या नहीं होना चाहिए? कायरल कार्बन होना चाहिए और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए. तब जाके क्या दिखेगा? तब जाके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखेगा. समझ में आया क्या? फिर से समझो. कायरल कार्बन दिखना चाहिए और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए. ओके. तो अब आपको बस ऑप्शंस देखने और बताना है कि किसमें कायरल कार्बन है, किसमें नहीं है. प्राइमरी ब्यूटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाओ. ब्यूटाइल बोले तो कितने हैं? ऑप्शंस देख लो ध्यान से. प्राइमरी ब्यूटाइल क्लोराइड, दूसरा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तीसरा टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड और चौथा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड. मैं चारों बना के दिखाता हूं आपको, तो आप इजीली जज करके मेरे को आंसर बता सकते हो. प्राइमरी में कहां कैसे बनेगा बताओ. क्या कोई कायरल कार्बन आपको यहां दिख रहा है? नहीं. सेकेंडरी में टर्शरी में देखते हैं. टर्शरी में नहीं है. और आइसो में नहीं, सॉरी, ये आइसोब्यूटाइल क्लोराइड बोला ना, सॉरी. आई नो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी सिर्फ मुंह देख रहे होंगे जो मैं बना रहा हूँ, जिनको अभी तक एन, आइसो, सेक और टर्ट भी बनाने नहीं आता. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जाके अपने माँ बाप को बोल दीजिए प्लीज़ कि हमारा कुछ नहीं होने वाला ज़िंदगी में. एंट्रेंस एग्ज़ाम हम क्रैक नहीं करने वाले हैं. डोनेशन के लिए पैसा जमा करो, नहीं तो हमको कहीं चपरासी की नौकरी लगवा दो, हम उसी लायक हैं. ठीक है. ये कड़वा सच आपको सुनना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, कि आपकी लायकी नहीं है. अगर आपको अभी भी एन, आइसो, सेक और टर्ट बनाने नहीं आता, आप इस पर डिपेंड करो कि सर बना रहे, हम देख रहे हैं, सिर्फ हम यहाँ देखने आए हैं, ताली बजाने आए हैं. तो अभी से बता रहा हूँ, तो एंट्रेंस का सपना छोड़ दो, तुम्हारे बस का नहीं है. ठीक है. अब सेकेंडरी पे ज़रा फोकस करना, ऑप्शन बी पे ज़रा फोकस करना. यहाँ पर एक तुम्हारा मिथाइल ग्रुप है, एक क्लोरीन है, एक इथाइल है और एक हाइड्रोजन है. चार अलग अलग ग्रुप है इस कार्बन पे, सेकेंड वाले कार्बन पे. तो ये वाला स्टार मार्क जो किया वो क्या हो गया? कायरल कार्बन हो, और कायरल कार्बन है तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा. बाकी कहीं पे भी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है. आप चेक कर सकते हो, कहीं पे भी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है. इस पे 2 हाइड्रोजन लग गए तो ये नहीं है. ये वाले पे तीनों एक जैसे मिथाइल ग्रुप हो गए तो वो भी नहीं है. और इस पे भी दो मिथाइल ग्रुप. जब
कोई भी दो ग्रुप एक जैसे हो गए तो बात खत्म, कायरल कार्बन नहीं है। कायरल कार्बन का अर्थ अगर याद नहीं तो यहां लिख देता हूं, ऑल फोर अटैच टू, ऐसा लिख दूं, अटैच टू और बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, समझे? अटैच टू 4 डिफरेंट एटम्स और डिफरेंट ग्रुप्स। इज दैट क्लियर? कोई भी दो ग्रुप सेम होने नहीं चाहिए। ओके, अगला वाला ये मैंने सिनॉप्सिस में अभी उस दिन रिवाइज भी करवाया था, याद कर लेना। SN1 SN2 के सारे पॉइंट्स उस दिन रिवाइज किए थे हमने सिनॉप्सिस में, देख लो, बहुत इजी डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगेन SN1 SN2 वेरी फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन इन द एग्जाम, आपके एग्जाम में भी इसको आने का चांस बहुत ही हाई है। तो SN1 रिएक्शन कौन से इसमें फेवर होता है, कौन से केस में फेवर किया जाता है? तो हमने क्या पढ़ा था? SN2 के लिए हमको प्राइमरी सबस्ट्रेट, SN2 हमारा प्राइमरी कंपाउंड, और SN1 के लिए क्या बताया था आप लोग को? टर्शरी कंपाउंड। यस, तो टर्शरी कंपाउंड कौन सा होता है? जिसमें कार्बन के ऊपर क्या लगे होते हैं बच्चों? क्या लगे होते हैं? तीनों बल्कि ग्रुप्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? तीनों बल्कि ग्रुप्स। तो आंसर बताओ 105 का क्या आना चाहिए? ऑप्शन बी। अगर याद नहीं आ रहा है तो देख लो, आप लोग को ये सिनॉप्सिस में करवाया था, फिर से चेक करो, देखो यहाँ पे लिख के भी दिया है ना, बल्कि ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस दिख रहा है यहाँ पे, करवाया था ये। बल्कि ग्रुप होता है तो क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस। किसमें? SN1 में। याद आया? इस तरह से सॉल्व किया था हमने। तो 105 का आंसर हो गया ऑप्शन बॉम्बे। ठीक है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तो एकदम मतलब डायरेक्ट आने चाहिए। 107 जल्दी जल्दी बताओ, 107 क्या बोलता है? क्वेश्चन को पढ़ो। SN2 रिएक्शन है, असिमेट्रिक कार्बन है। क्या है? असिमेट्रिक कार्बन। तो SN2 में इन्वर्जन होता है कि रिटेंशन होता है? क्या बोला था मैंने? SN2 में हमेशा 100%, क्या सीखा था हमने? 100% इन्वर्जन होता है ना? तो आपका जो भी इनैंशोमर प्रेजेंट था, जो असिमेट्रिक कार्बन था, अगर वो डेक्स्ट्रो वाला होता तो उसका क्या बन जाता? लीवो, है कि नहीं? तो एन SN2 रिएक्शन एट asymmetric carbon always gives enantiomer of the substance, product with opposite rotation, mixture of diisomers या सिंगल आइसोमर। क्या लगता है क्या देगा? अब उसमें एक्चुअली स्पीकिंग, ध्यान से सुनना, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको ऑप्शन ए और बी दोनों सही लगेंगे। कितने बच्चों को दोनों सही लग रहे हैं? बहुत ही अच्छा सवाल बनाया उन्होंने। कितने बच्चों को, सच में दिल पे हाथ रख के बोलना, कितने बच्चों को लग रहा है सर आपने जो लॉजिक सिखाया उसके हिसाब से ए भी सही है और बी भी सही है? कितना लोगों को लगता है ये? समझो मैंने डेक्स्ट्रो से चालू किया था। किससे चालू किया था? डेक्स्ट्रो से। मेरा रिएक्टेंट कैसा था बच्चों? डेक्स्ट्रो। तो मेरा प्रोडक्ट कैसा होगा बोलो? लीवो होगा। ये बात से आप अग्री करते हो? तो अब बोलोगे उस हिसाब से देखा जाए तो स्टेटमेंट ए तो करेक्ट है ना सर, कि जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट का इनैंशोमर है। क्या ये बात सही है? आप बोलोगे हाँ। अच्छा, बी भी तो सही है, पहले वाला डेक्स्ट्रो था तो दूसरे वाला लीवो है, ऑपोजिट रोटेशन है, ये भी सही है कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना। आप बोलोगे हाँ सही है। और डी बोलो, ये सिर्फ लीवो देगा। क्या देगा? सिर्फ लीवो। ये भी तो सही है कि नहीं? तो आंसर क्या एक्चुअली यहां पर मोस्ट करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, जरा लॉजिक को समझना। तीनों आंसर्स, तीनों ऑप्शंस राइट है, बट आपको क्या चुनना है? कोई भी एक ना, आपको अलाउड नहीं है ना मल्टीपल। ये जेईई एडवांस का पेपर नहीं है, सीईटी का है ना क्वेश्चन, राइट? तो सीईटी में क्या होता है? एक ही क्वेश्चन आपको, एक ही आंसर मार्क करना अलाउड है। तो आप डी क्यों मार्क करोगे? क्योंकि बॉस वो आपको सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, वो ट्रू है। अब ये जो दो हैं वो सिंगल प्रोडक्ट ऑपोजिट रोटेशन वाला है, इनैंशोमर है, ये उस सिंगल प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है। समझे? ये क्या है? उस सिंगल प्रोडक्ट कैसा है वो बता रहा है। अरे बात समझ में आई कि नहीं? तो पहले प्रोडक्ट मिला, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर जाएंगे ना। तो क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या ज्यादा करेक्ट है? सिंगल आइसोमर, सिंगल इनैंशोमर। समझ में आया क्या? अरे बोलो हाँ या ना। यस?
बहुत अच्छा सवाल है ये। तो अगर ये एग्जाम में आया तो आप इस पे आर्ग्यूमेंट मत, अपने दिमाग में कंफ्यूजन मत, खुद से ही आर्ग्यूमेंट करते मत बैठना या कंफ्यूजन मत क्रिएट करना कि ए मार्क करूं कि बी करूं कि डी करूं। क्लियरली जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है आपको वो मार्क करना है। बहुत बढ़िया सवाल है ये। अगर डी नहीं होगा और ए और बी में से मार्क करना है तो आप क्या करेंगे? अगर डी ऑप्शन नहीं होता और ए और बी में से होता तो आप ए मार्क करते, डायरेक्ट इनएंश्योर। ठीक है, वैसे वो करेगा नहीं वैसा, अगर उसने देना होगा तो वो इनएंश्योर ऑप्शन दे रहा है, डी हटा के दे रहा है तो आप ए मार्क करोगे इनएंश्योर। SN2 में डायरेक्टली इनएंश्योर ही मिलता है। 110 क्वेश्चन दिख रहा है, थोड़ा छोटा दिखेगा, पूरा क्वेश्चन दिखा। Among the following compounds, optically active alkane having the lowest molecular mass is, easy सवाल है। इनमें से कौन सा ऐसा एल्केन है जो ऑप्टिकली एक्टिव भी है, जिसका सबसे लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास भी है? यही सवाल है ना, ये तो इजी है। ऑप्टिकली एक्टिव क्या बोला था मैंने? क्या ढूंढोगे ऑप्टिकली एक्टिव के लिए? बोलो जल्दी, क्या ढूंढोगे? काइरल कार्बन ढूंढोगे। क्या इन स्ट्रक्चर्स में आप लोग काइरल कार्बन ढूंढ सकते हो क्या? बोलो। ए में काइरल कार्बन दिख रहा है क्या बच्चों? नो, कहीं पे भी नहीं है। बी में काइरल कार्बन दिख रहा है कहीं पे? ये देखो, ये मिथाइल 2 हो गए, नहीं है। यहां पर एक इथाइल हो गया तो 2 मिथाइल हो गए, बात खत्म। सी में काइरल दिख रहा है? सी में काइरल दिख रहा है, यस, दैट इज योर आंसर। नहीं दिख रहा तो समझ लो, यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। सी में उन्होंने एकदम आपको अच्छे से बना के दिया हुआ है यार, इसके ऊपर उन्होंने साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप बना दिया है ना, और यहाँ पर बना दिया इथाइल। 4 अलग अलग ग्रुप हो गए क्या? देखो, हाइड्रोजन, मीथाइल, ये और साइक्लोप्रोपाइल, तो ये बन गया असिमेट्रिक कार्बन, यस। और डी में तो ट्रिपल बॉन्ड है, एल्केन नहीं, वो एल्कीन है। और क्वेश्चन में क्या पूछा? एल्केन, है ना, तो बात ही खत्म हो गई। ऑप्शन सी है ना। 110 का आंसर क्या आया? ऑप्शन सी। समझ गए क्या? 112 बहुत ही अच्छा सवाल। आर और एस कॉन्फ़िगरेशन पे क्वेश्चन है। आर और एस कॉन्फ़िगरेशन, कितने बच्चों को आर और एस कॉन्फ़िगरेशन मालूम है? 5 स्टार करना, इजी नहीं है, समझना पड़ेगा अच्छे से। आर और एस कॉन्फ़िगरेशन, जनरली सीईटी लेवल पे आर और एस के इतने क्वेश्चंस नहीं आते, बट ऑफ कोर्स आप, मेरा काम है आपको बताना, तो मैं पूरा सिखाऊंगा, डोंट वरी। आर और एस कॉन्फ़िगरेशन क्या है ज़रा समझते हैं, ठीक है? आर कॉन्फ़िगरेशन और एस कॉन्फ़िगरेशन। पहली बात, इनको अब हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस। क्या बोलते हैं इनको? ठीक है, क्यों एब्सोल्यूट है? क्योंकि बस बेसिकली ये आपके प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स पे बेस्ड होते हैं। तो आर और एस समझने के लिए कुछ आपके कंडीशंस हैं, कुछ आपके फंडे हैं, ठीक है? तो थोड़ा फंडा भी सिखा देता हूं पहले। फंडा ऑफ आर एंड एस, सीख लो फंडा, फिर आंसर्स इजीली आ जाएंगे। 2 फंडे इसमें, 2 फंडे। अरेंज ग्रुप्स इन प्रायोरिटी ऑर्डर, फ्रॉम हाईएस्ट मास टू लोएस्ट मास। पहले क्या करेंगे बोलो? स्टेप नंबर 1, हाईएस्ट मास टू लोएस्ट मास लगाएंगे, मींस 1 to 4। समझे क्या? नंबर 1 to 4। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं? नंबर 1 to 4 में आप ग्रुप्स को अरेंज करेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर में, और जो सबसे भारी है, सबसे हाईएस्ट मास वाला है, उसको क्या देंगे? नंबर 1, और लोएस्ट मास वाले को क्या नंबर देंगे? नंबर 4। क्लियर? ओके, ये आपका स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2, check the order in which these groups are placed as clockwise or anti-clockwise। क्या?
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज प्लेस है तो बोलना आर, एंटी क्लॉकवाइज है तो बोलना एस। अगर 1 2 3 4 क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो कैसा है आर, अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्या बोलना है एस। ठीक है। और तीसरा और आखिरी, हाइड्रोजन एटम, क्या हाइड्रोजन एटम। अच्छा बताओ मुझे, हाइड्रोजन एटम हमेशा सबसे लोएस्ट मास वाला ही होगा, बोलना है या ना? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन नंबर 1 है ना, सबसे छोटा होता है ना वो, तो हाइड्रोजन विल बी नंबर 4 ना, तुम्हारे ऑर्डर में नंबर 4 पे ही रहेगा, बोलो हाँ या ना? ये तो गारंटी, इससे छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना। शुड बी, सुनना, शुड बी ऑन डैश, शुड बी ऑन डैश। डैश नहीं समझते हो ना? डैश नहीं समझते हो तो बना देता हूं। कार्बन के बाजू में ऐसी लाइन बनी होती है उसको क्या बोलते हैं? डैश। सॉलिड लाइन बनी होती है उसको क्या बोलते हैं? वेज। तो इस डायग्राम में देखना जरा बच्चों, बताना मुझे, ये जो ऐसी लाइन बनी हुई है दिख रही है ऐसे, ऐसी वाली, इसको क्या बोलेंगे? डैश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डैश। और जो सॉलिड लाइन बनी हुई है क्लोरीन देख रहे हो, उसको क्या बोलेंगे? बोलो गधे बच्चों, क्या बोलेंगे? वेज। वेज और डैश। बाकी दोनों को बोलेंगे लाइन। ये ना, ये लाइन है, ये लाइन है, ये वेज और डैश है। हाइड्रोजन कहां होना चाहिए आइडियली? हाइड्रोजन होना चाहिए डैश पे। ठीक है, ये तुम्हारा तीसरा चीज है जो तुमको चेक करना है। इफ हाइड्रोजन इज नॉट ऑन डैश, क्या बोला? इफ हाइड्रोजन इज नॉट ऑन डैश, देन रिवर्स योर आंसर। देन क्या? देन रिवर्स योर आंसर। पहले ये फंडे समझ लो, क्या क्या बोला मैंने, तीनों चीजों को पहले एक बार देख लो। क्या करना है? पहले ग्रुप्स को अरेंज करेंगे हाईएस्ट टू लोएस्ट मास में, समझ में आया? दूसरा, चेक करेंगे क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है तो आर, एंटी क्लॉकवाइज है तो एस। तीसरा चेक करेंगे हाइड्रोजन कहां होना चाहिए? कार्बन से डैश पे जुड़ा होना चाहिए। कहां जुड़ा होना चाहिए? डैश पे। अरे समझ रहे हो कि नहीं? यस। तो डैश पे जुड़ा है तो जो तुमको दिख रहा है क्लॉकवाइज, चुपचाप उसको मार्क कर देना है। और अगर वो डैश पे नहीं है तो अपने आंसर को क्या करना है? रिवर्स। समझा? तो आप बोलोगे अच्छा एक चीज इसमें नहीं समझ में आई सर, कि हाइड्रोजन का डैश पे होना जरूरी क्यों है? तो अगर डैश पे है तो उसको इग्नोर कर सकते, समझे? अगर डैश पे तो उसको इग्नोर कर सकते हैं, डैश पे नहीं है तो इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए आंसर को बदलना पड़ता है। बात समझ में आई? अब देखो मैं तुमको ये अप्लाई करके दिखाता हूं जो तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो तुमको क्वेश्चन में ये दिया है बच्चों, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ये मीथाइल है। पहले बताओ ये वाला कायरल कार्बन है कि नहीं है? पहले ये बताओ, कायरल है? सीधी बात है। अब मुझे बताओ इन सब ग्रुप्स में नंबर 1 2 3 4 कौन कौन होगा? सबसे भारी ब्रोमीन है, नंबर 1। यस। सबसे बड़ा एटम कौन है? ब्रोमीन। सेकंड नंबर पे कौन है? क्लोरीन। थर्ड नंबर पे कौन है? कार्बन। और चौथे नंबर पे कौन है? हाइड्रोजन। यहां तक क्लियर हुआ क्या? फिर से देखो, ब्रोमीन मेरा नंबर 1 है, क्लोरीन मेरा नंबर 2 है, कार्बन मेरा नंबर 3 है और हाइड्रोजन मेरा नंबर 4 है। यहां तक क्लियर हुआ? बोलो हाँ या ना। अब हाइड्रोजन डैश पे है क्या? हाइड्रोजन डॉटेड लाइन पे है, मतलब ये टेक्निकली इग्नोर किया जा सकता, मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता ऐसा मान सकते। क्यों? क्योंकि डैश पे। डैश का मतलब वो प्लेन के पीछे है। डैश का मतलब कहां है वो? डैश का मतलब वो प्लेन के पीछे। जब कोई चीज प्लेन के पीछे तो उसको गिनने का नहीं। तो अब अगर ये मान के चलो, तुम ध्यान से सुनो, ये मान के चलो कि हाइड्रोजन डैश पे है, तो 1 2 3 कैसा दिख रहा है तुमको? तो तुम बोलोगे सर ये ऐसा क्लॉकवाइज जा रहा है, ऐसा क्लॉकवाइज जा रहा है, सही है ना? तो मेरा आंसर आ गया। आंसर क्या आया? बोलो बी, आर कॉन्फ़िगरेशन। खत्म, सिंपल हो गया। कितना इजी है? मेरी बताए हुए स्टेप्स फॉलो करोगे तो 10 सेकंड में आंसर आएगा।
यहाँ पे जो स्टेप्स बताएं फॉलो करो, 10 सेकंड में आंसर आएगा, कोई चिंता का विषय नहीं है ना। आप बोलोगे सर हमको ये भी बताओ, जरा वेरिएशन भी बताओ, तो समझो फॉर एग्जांपल तुम्हारा हाइड्रोजन यहां से नहीं यहां पे होता, समझो, हाँ एग्जांपल दे रहा हूं, समझो यहां CH3 होता और यहां हाइड्रोजन होता, मान लो, तो बताओ, तो तुम इसको इग्नोर कर सकते थे क्या? हाइड्रोजन को इग्नोर कर सकते थे? बोलो, नहीं कर सकते थे, तो हाइड्रोजन को इग्नोर नहीं कर सकते थे, है ना। तो आप बोलते हैं अच्छा ठीक है सर, इसमें ना हमारा 1 2 3 ऐसा आ रहा है, लेकिन 4 ये बीच में आ रहा है, 4 क्या आ रहा है? बीच में आ रहा है। अगर ये नहीं होता तो 1 2 3 ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होता, बरोबर बोल रहा हूं, हाइड्रोजन नहीं एग्जिस्ट करता तो 1 2 3, लेकिन हाइड्रोजन गलत जगह पे है ना, तो इसलिए मैं काट के R लिख रहा हूं, मेरा आंसर सही आया, मैंने रिवर्स किया मेरे आंसर को। अगर हाइड्रोजन डैश पे नहीं है तो जो मुझे सीक्वेंस दिख रहा था मैंने उसको रिवर्स किया, गया भेजे में, बोलो आया ना, इस तरह से। तो अपने को जो स्ट्रक्चर दिया रहेगा उसमें चेक करने का क्या, कि हाइड्रोजन किधर होना चाहिए, डैश पे होना चाहिए, वो देगा, बना के देगा, ड्रॉ करके देगा, टेंशन नहीं लेने का। अगर उसने हाइड्रोजन को डैश पे बनाया तो जो तुमको सीक्वेंस दिख रहा है 1 2 3 ऐसा, वो आंसर है। अगर हाइड्रोजन डैश पे नहीं है तो तुमको 1 2 3 किधर जाता हुआ दिख रहा है वो चेक करो, फिर उसको काट के उल्टा लिख दो, आर आ रहा है तो एस लिखना, एस आ रहा है तो आर लिखना। समझ में आया क्या? यस बच्चा लोग, यस। तो आंसर क्या आया आपका? ऑप्शन बॉम्बे, यानी कि बी। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। CET लेवल पे उतने क्वेश्चन नहीं आते, JEE लेवल पे 101% सवाल आएगा इसमें से, नहीं आता तो सीख लेना, मतलब सीख लेना क्या, सिखा दिया ऑफ कोर्स। 15th वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज एक्सपेक्टेड टू रोटेट, 115 है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज एक्सपेक्टेड टू रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। कंपाउंड्स दैट रोटेट, फिर से वही कायरल कार्बन ही ढूंढना है घूम फिर के, ABCD में से, बताओ आंसर होगा ऑप्शन बॉम्बे, बी। क्यों? ए में क्या गलती है? 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन नहीं चलेंगे। बी में देखो, एक एल्डिहाइड, एक हाइड्रोजन, एक अल्कोहल, एक OH, मतलब एक CH2OH और एक सिर्फ OH, 4 अलग अलग ग्रुप। यस, बी इज योर आंसर। सी में क्या गड़बड़ है? दोनों साइड पे इथाइल इथाइल लगा हुआ है। और डी में तो भाई सीधा सिंपल नॉर्मल एल्केन है, स्ट्रेट चेन वाला, कुछ हो ही नहीं सकता उसमें। तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बॉम्बे। यस। 120, चलो ये बताओ, इजी आंसर है, ये ऑलरेडी सिनॉप्सिस में करवाया हुआ है रिवीजन में। बैक साइड अटैक इज ऑब्जर्व्ड, बैक साइड डिस्प्लेसमेंट यानी बैक साइड अटैक इज ऑब्जर्व्ड इन ऑल SN2 रिएक्शंस। व्हाई? क्यों ऐसा होता है? बैक साइड डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है आपके SN2 में? क्या रीजन बताया था मैंने? बोलो, क्या रीजन देखा था हमने? अच्छा पहले ये बताना, SN2 में प्राइमरी सबस्ट्रेट था या टर्शरी सबस्ट्रेट था बच्चों? SN2 में, SN2 मैकेनिज्म में सबस्ट्रेट कैसा प्रेफर्ड था, प्राइमरी के टर्शरी? प्राइमरी ऑफ कोर्स, है ना। अभी यहां पर समझो ये है, ब्रोमीन लगा हुआ है और नया न्यूक्लियोफाइल आके उसको अटैक करना चाहता है, तो वो बैक साइड से क्यों आएगा? दिमाग लगाओ, ये वाला न्यूक्लियोफाइल इधर से क्यों आ रहा है? क्योंकि वो सामने से आएगा तो क्या होगा? सामने से आएगा तो इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट करेगी, ये माइनस दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और बिकॉज रिपल्शन उसको अवॉइड करना है इसलिए वो क्या करता है? पीछे से चुपके से एंट्री मारता है पीछे से। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बॉम्बे। क्यों? देखो जरा, न्यूक्लियोफाइल जो है वो लिविंग ग्रुप से क्या होता है? रिपेल होता है। ये तुम्हारा लिविंग ग्रुप, ये जाने की तैयारी में है, ये क्या है तुम्हारा? लिविंग ग्रुप, यानी कि ये जाने वाला है। और तुम्हारा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कौन है?
OH माइनस है, वो क्या करेगा, वो दोनों को एक दूसरे का रिपल्शन फील होगा, रिपल्शन महसूस होगा एक दूसरे से, इसलिए वो क्या करता है, वो बैक साइड अटैक करता है। समझा क्या? 124 देखो फिर से रिपीट है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी वाले क्वेश्चन तो क्रैक कर लोगे। क्या ढूंढना है? सीधा सीधा कायरल कार्बन ढूंढो और मार्क करो। यस, लैक्टिक एसिड वन ऑफ द मोस्ट क्लासिक एग्जांपल्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगेन काफी फैक्चुअल डायरेक्ट क्वेश्चन है। यस, लैक्टिक एसिड क्या है, कहाँ पे मिलता है? मिल्क में, पता है ना, लैक्टोज मिल्क शुगर है, लैक्टिक एसिड उसमें से दही जमाते अपन, खट्टी दही हो जाती है, उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, सबको मालूम है ना। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का सबसे सिंपल एग्जांपल, डायरेक्ट फैक्चुअल आंसर है। ठीक है, 126 जो है ना, ये आपके स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में एक लाइन मेंशन्ड है, बट इसके ऊपर ज़्यादा सवाल नहीं आते। जब आप डी और एल फॉर्म्स को सेपरेट करते हो उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। ये फैक्चुअल आंसर, इसको याद कर लेना बच्चों ज़रा। 126 को फैक्चुअल है, याद करके जाना। इसके बारे में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में, बट सवाल कई बार वो पूछ लेते हैं। फैक्चुअल है, याद करना। क्या? सेपरेटिंग ऑप्टिकल आइसोमर्स इज कॉल्ड अ प्रोसेस कॉल्ड रेजोल्यूशन। क्या बोलते हैं? सेपरेटिंग ऑफ डी एंड एल फॉर्म्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। 126 में क्या याद करना था? रेजोल्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच डेक्स्ट्रो एंड लीवो आर सेपरेटेड। ऑप्टिकली एक्टिव 130 सेम। आप समझ गए होंगे कि कितनी बार ऑप्टिकली एक्टिव वाला, देखो विच इज ऑप्टिकली एक्टिव, विच इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, ऐसे टाइप का सवाल बहुत ज़्यादा बार आया है और आपके MHT-CET के एग्जाम में आने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो आप अगर बिल्कुल कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया, एकदम ही गोचू हो, तो कम से कम ये एक टाइप का सवाल प्रैक्टिस करके चले जाना। अगर लॉटरी लग गई तो वो सवाल ज़रूर आएगा। ठीक है, 130 का आंसर बताइए बच्चों, क्या आएगा? ऑप्शन ए तो गलत है। क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन पे 4 मिथाइल ग्रुप लगे हो, गया, खत्म। ऑप्शन बी को ध्यान से देखना, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, एक इथाइल है और एक प्रोपाइल है। आगे आंसर ऑप्शन बी, बॉम्बे। यस, देख के बता सकते हो, ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है। वैसे मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ स्ट्रक्चर को, ताकि आपको डिटेल में समझ में आए मैं क्या बोल रहा हूँ। चार अलग अलग स्ट्रक्चर बन गए, तो ये वाला कैसा हो गया? कायरल। कायरल हो गया तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। यस, सेम 131 सेम है। 132 बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में भी एप्लीकेबल है और आगे बायोमोलिक्यूल्स नाम के टॉपिक में भी ये क्वेश्चन एप्लीकेबल है। वेरी पॉपुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, वेरी फ्रीक्वेंटली रिपीटेड। ग्लूकोज के कितने ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं? ठीक है, ग्लूकोज के कितने? तो हाउ टू प्रिडिक्ट नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, एक फॉर्मूला है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इज 2 raised to n। क्या? 2 raised to n, where n is नंबर ऑफ कायरल कार्बन। क्या होता है? नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स। ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन होते हैं? 4। ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन होते हैं? 4। तो 2 raised to 4 यानी कि 16 पॉसिबल आइसोमर्स बनेंगे। कितने बनेंगे बच्चों? 16 पॉसिबल आइसोमर्स, यानी कि ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर? 135 अगेन very typical type of question, very simple answer, very simple reaction, this thing, comparison among the given nucleophiles। question को पढ़ना, among the given nucleophiles the tendency to show SN2 reaction is highest in। ये उसका सवाल समझ में आया? ये जितने भी न्यूक्लियोफाइल दिए हैं इनमें से SN2 रिएक्शन दिखाने की टेंडेंसी सबसे तेज, सबसे फास्ट SN2 में पार्टिसिपेट कौन करेगा, ये उसका सवाल है। आई होप सवाल तो समझ में आ गया। प्रिंटिंग एरर है, ऑप्शन ए में CH3O माइनस होना चाहिए। ऑप्शन ए में CH3O माइनस होना चाहिए। ठीक है,
अब आंसर बताओ, चलो सोच के फटाफट। हिंट भी मैंने दे ही दिया। SN2 है। क्वेश्चन पढ़ो क्या पूछा है, क्वेश्चन पढ़ो क्या पूछा है। SN2, SN2 में कैसा सबस्ट्रेट चाहिए, कैसा कंपाउंड चाहिए, प्राइमरी। अब ये चारों में से कौन सा प्राइमरी, एक ही ऑप्शन है, मतलब दो एक्चुअली, ए और बी दोनों प्राइमरी है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्यों, वाई नॉट बी, है तो दोनों प्राइमरी, ए भी प्राइमरी है, जितना छोटा, यस, मिथाइल इज मोर रिएक्टिव देन इथाइल, है ना। सो ये दोनों प्राइमरी है। फिर उसके बाद सेकेंडरी है ना, यानी कि ये वाला। तो अगर मुझे ऐसा आपको ऑर्डर भी पूछना होता तो आप आंसर दे देते बच्चों, है ना। और फिर उससे भी कम टर्शियरी। अच्छा, अगर SN1 पूछता तो एग्जैक्टली उल्टा हो जाता, तो आप डी मार्क करते। ये भी बात भेजे में गई कि नहीं गई, अभी तक अगर भेजे में नहीं गई तो सच बोल रहा हूँ, फिर कुछ नहीं समझने वाला है। मतलब इतना सिंप्लीफाई करने के बाद भी नहीं समझ रहा है तो छोड़ दो, गिव अप कर दो, गोवा हुआ घूम के आओ, पढ़ाई वढ़ाई आपके बस की नहीं है, ठीक है ना। ये कड़वे शब्द बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि शायद इंसल्टेड फील करो, गुस्सा आए, प्रूव करने के लिए पढ़ाई कर लो। भला आपका ही होगा एट द एंड ऑफ द डे। मुझे गाली भी दोगे तो चलेगा, मेरे को खुशी होगी कि अगर उससे आपका फायदा हो रहा है तो। मुझे आपकी गाली लगेगी नहीं, कोई बात नहीं, बिंदास दो, ठीक है। बट इंसल्ट करना कभी कभी एक टीचर को जरूरी भी होता है, ताकि वो आपको थोड़ा सा आपकी स्लेजिंग, जैसे वो विराट कोहली की स्लेजिंग करते हैं ना, तब वो सेंचुरी मारता है ना, ऑस्ट्रेलियन लोग करते हैं ना उसको उंगली, ठीक है। मैं बार बार तुम लोगों की इज्जत निकालता हूँ, क्यों, ताकि कम से कम थोड़ी शर्म करके पढ़ लो, गुस्सा करके पढ़ लो, जो भी है, किसी कारण से तो मोटिवेट हो जाओ, है ना। और फिर भी नहीं हो रहे हो तो फिर तो भगवान ही भला करे आपका, फिर तो ढीठ हो गए हो। चलो, which of the following is least reactive? Least reactive when treated with nucleophilic displacement reaction when treated with aqueous KOH. aqueous KOH के साथ वो क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, इतना मानते हो। aqueous KOH वर्ड आ गया, समझ गए आप क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। आप बोलोगे ठीक है, अच्छा सब्स्टिट्यूशन करना है तो या तो SN1 होगा या तो SN2 होगा, ये बात भी सही है। अब यहां पर वो चारों बेंजीन दे रहा है, क्या दे रहा है, चारों का चारों, चारों के चारों उसने क्या दिए, बेंजीन दिए। अब आपको पिछले सेशन में लास्ट क्वेश्चन जो मैंने कराया था, कौन सा वाला था याद करो, आई थिंक 61 था जहां तक मुझे याद है ना, ये वाला। क्या बोला था मैंने, जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे तो अच्छे से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, यही बोला था। अब आंसर आ गया, देखो 61 को 5 स्टार भी कराया था और याद भी करवाया था कि जितने ज्यादा तुम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे उतना अच्छे से वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। क्या एक्वस केओएच सुनते ही आपके दिमाग में सब्स्टिट्यूशन आया कि नहीं, यस। आंसर बता दो चलो 140 का, कौन सा सबसे अच्छे से करेगा, सॉरी कौन सा लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट, मोस्ट रिएक्टिव नहीं, लीस्ट रिएक्टिव, कौन सा सबसे खराब है। तो आप बोलोगे सर हम सी और डी में, कितने बच्चे सी और डी में अब कंफ्यूज्ड हैं। ए और बी तो क्लियर है, ए मैक्सिमम रिएक्टिविटी है क्योंकि इसमें 3 नाइट्रो है, बी में 2 नाइट्रो है, सी और डी दोनों में एक एक नाइट्रो है ना, सी और डी दोनों में एक एक नाइट्रो है, क्लियर। तो अब उसमें कंफ्यूजन है ना। ए और बी तो क्लियर हुआ सबको, बोलो हाँ या ना। तो आंसर क्या आएगा चेक करते हैं, एक सेकंड, ड्रॉ द, क्या पता 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ये है ऑप्शन सी। और ऑप्शन डी क्या है, ये सेम कंपाउंड बट नाउ दिस टाइम विद नाइट्रो ऑन 3rd पोजीशन, यहां से हटा के यहां लगाए।
अब वो ये पूछ रहा है कि तुम्हारा रिएक्शन जो है वो इफेक्टिवली कहाँ होने वाला है। तो ऑब्वियस है यार, कहाँ होने वाला है ज़्यादा। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? दोनों में एक ही नाइट्रो ग्रुप है तो दोनों में एक ही नाइट्रो ग्रुप है कि नहीं, है ना? तो मेटा पोजीशन पे, ये आपको याद रख ले, ये वेरी गुड, मेटा पोजीशन पे जो विड्रॉइंग ग्रुप है उनका एम इफेक्ट यानी मीजोमेरिक इफेक्ट काम अच्छे से नहीं करता। समझे? तो जब नाइट्रो का इफेक्ट ही नहीं लगेगा तो वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। बोलो हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट लग ही नहीं रहा है तो हुआ ना लीस्ट रिएक्टिव। यस, तो आंसर इज ऑप्शन डी। 145 वाला चलो आप लोग फटाफट सॉल्व करो खुद से, सिमिलर है। फंडा ओवरऑल वही है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का ही है, सवाल वही है, फंडा वही है, सिमिलर 145 का। वो पूछ रहा है इनमें से कौन से रिएक्शन में बेंजीन रिंग में से न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है। देखो ध्यान से, तो आंसर आप आंख बंद करके मार्क कर लोगे। तीनों चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखो, कौन से केस में बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के दिया हुआ है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वही होगा ना गधे बच्चों, क्या बोला मैंने? बेंजीन रिंग में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने का पॉसिबिलिटी कब एग्जिस्ट करता है? सिर्फ और सिर्फ जब बेंजीन रिंग में क्या लगा होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहां सॉरी यहां देखो बेंजीन में कुछ नहीं लगा, ए में कुछ नहीं लगा, सिर्फ बेंजीन है। बी में बेंजाइल ब्रोमाइड है। सी में देखो डाई नाइट्रो फ्लोरोबेंजीन है ना, डाई नाइट्रो लगाए दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। फ्लोरीन खुद भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आंसर आ गया क्या? ऑप्शन सी। समझ गए क्या? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड विद एल्काइल हैलाइड। ये क्या मजाक क्वेश्चन है यार। सोडियम और ईथर के साथ में क्या होता है? सोडियम और ईथर, सोडियम और ईथर, तो ये तो पता चलेगा। सोडियम और ईथर से तो आप जज कर सकते हो क्या? सोडियम इन ड्राई ईथर 10 बार बता दिया मैंने, नाम क्या है? वर्ड्स, बट उसका एक वेरिएशन क्या था? अब आप बोलोगे सर ए में भी वर्ड्स है और सी में भी वर्ड्स फिटिंग है, कौन सा करेक्ट है? तो देखना है ध्यान से। देखो जब एल्काइल हैलाइड है, क्या है? एल्काइल हैलाइड है, सोडियम इन ईथर वाला रिएक्शन हो रहा है। किसके साथ हो रहा है? एल्काइल हैलाइड के साथ। फिर एरोमेटिक रिंग के साथ हो रहा है। किसके साथ? एरोमेटिक रिंग। और एरोमेटिक प्लस एल्काइल दोनों के साथ हो रहा है। अरे समझे कि नहीं समझे? 3 ऑप्शन समझ में आए? एक पहला वाला तुमने क्या किया? सिर्फ एल्काइल हैलाइड लिया। क्या लिया? सिर्फ एल्काइल हैलाइड। दूसरा तुमने लिया एरोमेटिक हैलाइड, और तीसरा एक कॉम्बो लिया एल्काइल और एरोमेटिक का। एल्काइल में मैंने क्या नाम बताया था? बोलो, वर्ड्स बताया था क्या? यस। एरोमेटिक में उसका नाम होता है फिटिग। सेम रिएक्शन, एवरीथिंग सेम, सिर्फ नाम चेंज हो गया। क्या? फिटिग। नाम बोलो, क्या क्या है नया नाम? फिटिग। तो एरोमेटिक और एल्काइल में कॉम्बिनेशन में क्या होगा? बोलो, वर्ड्स फिटिग। समझ गए क्या? फिटिग है, बहुत सारे टीचर भी फिटिंग लिखते हैं, मैंने देखा है। आंसर क्या है? फिटिग है, फिटिग, फिटिंग नहीं है। हाँ, आंसर है ऑप्शन सी। समझा क्या? अब 155 का आंसर इजीली बता दोगे। क्या बनाने के लिए यूज होता है? देखो चेक करो। एरोमेटिक और एल्काइल साथ में अगर बनाना था तो वर्ड्स फिटिग था। सिर्फ फिटिग बोला, यानी क्या बनाना है? सिर्फ एरोमेटिक, और एरोमेटिक एरोमेटिक ज्वाइन करेगा, डबल होता है ना, एरोमेटिक एरोमेटिक ज्वाइन करेगा, यानी आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, यानी डाइफिनाइल। बहुत अच्छे। क्या आएगा? डाइफिनाइल। करके देखे, देखो C6H5I प्लस
2Na plus IC6H5. Clear? In the presence of right. ठीक है, क्या बनेगा? सोडियम आयोडाइड निकल जाएगा बच्चों, आपका क्या बना? C6H5 जुड़ गया किससे? दो फिनाइल ग्रुप जुड़ गए, इसका नाम क्या लिखा? डाइफिनाइल, यानी कि ऑप्शन सी. इजी. इसको क्या बोला हमने? क्योंकि सिर्फ एरोमेटिक रिंग इन्वॉल्व थी तो क्या बोला? फिटिग. एरोमेटिक एल्काइल दोनों होती तो क्या बोलते हैं? वर्ड्स फिटिग. और सिर्फ एल्काइल होता तो क्या बोलते? वर्ड्स. क्लियर? मेटा प्रोडक्ट. ओहो, बढ़िया सवाल. इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस विल गिव अस अ मेटा प्रोडक्ट? बहुत बढ़िया. एम नाइट्रोक्लोरोबेंजीन. तो बी में नाइट्रो तो है नहीं, ऑप्शन सी होना चाहिए. 160 का चेक कर लो, ऑप्शन सी दिया है क्या? यस. बहुत बढ़िया सवाल है. चलो सॉल्व करके बताते. क्वेश्चन को जरा पढ़ना पहले, क्या क्या दिया हुआ. वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस विल गिव यू मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन. क्या दिएगा वो? तुमको फाइनल प्रोडक्ट क्या चाहिए? Z जो है, Z जो तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन. मतलब आपको फाइनल प्रोडक्ट ये मांगता है. बेंजीन में क्लोरो है और मेटा पोजीशन पे नाइट्रो है, बरोबर? ये बोला है ना? तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा वाला ऐसा सीक्वेंस है जिससे ये वाला फाइनल प्रोडक्ट निकल के आएगा? ये सवाल है. सवाल समझ में आया सबको? सवाल समझने में कोई तकलीफ, कोई डाउट? दिस इज व्हाट यू वांट एज योर प्रोडक्ट Z. समझ गया सबको? अब वो पूछ रहा है सीक्वेंस बताओ किसमें ऐसा बनने वाला है. तो गलत वाले आंसर मैं आपको ओरली बता देता हूं, जो सही ऑप्शन है उसको डिटेल में लिख के बताता हूं. ऑप्शन ए में गड़बड़ कहां है देखना. बेंजीन रिंग में जब आप क्लोरीन डालोगे, क्या डालोगे? बेंजीन रिंग में क्या डालोगे? क्लोरीन. पहले आपने क्या किया? Cl2 के साथ रिएक्ट किया ना, क्लोरीन. तो आपने ये फ्रीडल क्राफ्ट किया बेसिकली, मतलब आपने सिर्फ डायरेक्टली क्लोरीनेशन कर दिया बेंजीन का, तो उसमें क्लोरोबेंजीन मिला. बोलो हाँ या ना? एक्स क्या है बोलो? क्लोरोबेंजीन. और उसके बाद आपने नाइट्रेशन किया. उसके बाद आपने क्या किया? क्या किया? नाइट्रेशन. अब जो बच्चे इसमें ऐसे एकदम लॉस्ट फील कर रहे होंगे उनको बता दूं कि पिछले लेक्चर में इसका मतलब आपका ध्यान नहीं था. मैंने पिछले लेक्चर में सिनॉप्सिस में क्या रिवाइज कराए थे लास्ट में, जरा याद है? देखना, ये रिएक्शंस रिवाइज कराए थे. शान रिएक्शंस 5 देखो. सल्फोनेशन में H2SO4 याद आ रहा है? हैलोजिनेशन में डायरेक्ट X2 के साथ रिएक्शन कर रहे हो बेंजीन का. एल्काइलेशन में RX के साथ कर रहे हो. एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप के साथ कर रहे हो. नाइट्रेशन में HNO3 के साथ कर रहे हो. अब उसको इस क्वेश्चन से कंपेयर कर पा रहे हो? देखो, डायरेक्ट हैलोजिनेशन ये रहा, दिखा. फिर यहां पे नाइट्रेशन दे, देखो दिखा. क्या कर रहे हैं अपन? समझा? तो जो सिनॉप्सिस पढ़ा है वो हवा में नहीं है, उसका आंसर यहां पे एप्लीकेशन में आ रहा है, देख लो. ठीक है ना? तो अब सवाल को समझो. तो ऑप्शन ए में पहले आपने क्लोरीनेशन किया तो आपको क्लोरोबेंजीन मिला. फिर आपने नाइट्रेशन किया बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा? है ना? तो क्लोरीन पहले से था, वो नए नाइट्रो ग्रुप को कहां भेजेगा? तो आपको ये याद रखना है कि क्लोरीन यानी कि क्लोरीन ग्रुप जो है, यानी X ग्रुप जो है, हैलोजन जो है, वो पैरा ऑर्थो डायरेक्टर है. वो कैसा है? कैसा ग्रुप है वो? पैरा ऑर्थो डायरेक्टर ग्रुप है. यानी ऑप्शन ए में आपके पास अगर क्लोरोबेंजीन पहले से प्रेजेंट है तो नया जो नाइट्रो ग्रुप आएगा उसको वो कहां भेजेगा? उसको पैरा पोजीशन पे भेजेगा. किधर भेजेगा? पैरा पोजीशन, नहीं तो ऑर्थो पोजीशन पे भेजेगा. समझ में आया? यानी मेरे को मेटा नाइट्रो तो नहीं मिलेगा. ऑप्शन ए में मेटा नाइट्रो नहीं मिलेगा. समझ में आया सबको? यस, बहुत बढ़िया. ठीक है.
उल्टा करके देखते हैं। अच्छा, बी में सिर्फ नाइट्रोबेंजीन मिलेगा, सेकेंड स्टेप किया ही नहीं है, क्लोरीन डाला ही नहीं, तो बी भी गलत हो गया। क्लोरो किधर है, बी गलत। अच्छा, सी में देखो उल्टा किया उन्होंने, नाइट्रो ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टर है। आंसर आ गया, यस आंसर आ गया ऑप्शन सी। कैसे, देखो तुमने बेंजीन लिया, तुमने बेंजीन लिया, उसमें तुमने क्या डाला, सॉरी पहले तुमने HNO3 डाल के नाइट्रेशन करा लिया। क्या करा लिया, नाइट्रेशन। मतलब आपके पास अभी नाइट्रोबेंजीन है, ये तुम्हारा X है। अब तुम उसमें क्या कर रहे हो, क्लोरीनेशन करा रहे हो, समझ गए क्या, है ना। अब क्या करा रहे हो, क्लोरीनेशन। यानी जो नाइट्रो ग्रुप पहले से प्रेजेंट था वो नए क्लोरीन को कहां भेजेगा, बताओ वो कैसा है, मेटा डायरेक्टर, मतलब क्लोरीन को कहां भेजेगा, मेटा पोजीशन पे। आ गया मेरे को जो चाहिए था आंसर, बताओ आया Z, यस बहुत अच्छा सवाल। तो आंसर है ऑप्शन सी। इज दैट क्लियर, यस और नो। क्या पता होना चाहिए, कौन सा ग्रुप पैरा ऑर्थो डायरेक्टर है और कौन सा ग्रुप मेटा डायरेक्टर। आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे लिख दिया, हमको क्या रट्टा मारना है, नहीं, आपको उसका भी तरीका पहले बताया, नहीं याद है तो सीखो, वापस बता देता हूँ, ये रिवाइज कर लो। जो ग्रुप बेंजीन रिंग से सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, क्या बोला, जो ग्रुप बेंजीन रिंग से सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है वो पैरा ऑर्थो डायरेक्टर है, और जिस ग्रुप के अंदर डबल बॉन्ड है, जिस ग्रुप के अंदर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, वो मेटा डायरेक्टर है। मुझे बताओ NO2 का स्ट्रक्चर आप लोग को मालूम है ना, ऐसा होता है ना, क्या इस ग्रुप के अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, हाँ, तो वो मेटा डायरेक्टर है, बात खत्म। तो मुझे आप बता सकते हो एल्डिहाइड ग्रुप कैसा होगा, मेटा या पैरा ऑर्थो, अब इजी हो गया, जज कर लोगे। ये रहा एल्डिहाइड, बताओ मेटा होगा कि पैरा ऑर्थो डायरेक्टर होगा, मेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कैसा होगा, मेटा डायरेक्टर। साइनाइड ग्रुप कैसा होगा, मेटा डायरेक्टर। OH ग्रुप कैसा होगा, अल्कोहल, सिंगल सिंगल है ना, सिंगल O सिंगल H है ना, कैसा होगा, पैरा ऑर्थो डायरेक्टर। हैलोजन कैसे हैं, पैरा ऑर्थो डायरेक्टर। क्लियर हो गया, रटने की कोई जरूरत नहीं है, यस 2 सेकंड में जज करके आंसर बना लोगे। ये तरीका होता है आपको आंसर को सॉल्व करने का, टेक्निक, ये इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलो ये सेशन में यहाँ पर एंड कर लेते, बहुत हैवी क्वेश्चन हो गए। अगले सेशन में आगे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे, चैप्टर को ख़त्म करेंगे। मार्वल की बुक में से एटलीस्ट 200 क्वेश्चंस तक आप लोग सॉल्व करके रखो। हर मैं देखता हूँ बहुत बार बच्चे ये पूछते हैं, सर ये कौन सी बुक है, क्या है, 1000 बार बोल चुका हूँ भाई, मार्वल की बुक है, सिनॉप्सिस मेरे हैंड रिटन है, ठीक है। इसके PDF VDF मत मांगो, नहीं देने वाला हूँ, ठीक है, वो भी बता रहा हूँ साफ साफ। इसके क्या है, सीधा भाई आपका काम है, आप सामने इसको रखो, साथ साथ लिखो, साथ साथ प्रैक्टिस करो, साथ साथ पढ़ो, ठीक है। सब कुछ आप लोगों को PDF में या मोबाइल पे या प्रिंटेड में लर्न करने की, रीड करने की आदत पड़ गई, नॉवेल की तरह पढ़ते रहते हो, दिमाग में कुछ जाता नहीं है, ठीक है। पूरे 2 साल में कोविड में आप लोगों की आदत एकदम से बिगड़ चुकी है, क्योंकि हर चीज़ रेडीमेड डिपेंडेंट है। सर लिख के देंगे, हम PDF देखेंगे। इतने आइंस्टाइन नहीं हो भाई कि आप बस PDF देख के चले जाओगे। सर जो लिख रहे हैं उसी टाइम उसको प्रोसेस करके लिखने से आप आंखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, हाथों से लिख रहे हो, सब चीज़ों सब तरफ से अब्जॉर्ब होगी वो इन्फॉर्मेशन, तब जाके दिमाग में बैठेगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा ये देख लिया और PDF ऐसा देख लूँगा और चला जाऊँगा और हो जाएगा एग्ज़ाम में, तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। मैं पूरा लिख रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कोई काम चोरी नहीं है। अगर आप काम चोरी कर रहे हो तो फिर रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करना, ये मैं आपको फैक्ट और कड़वा सच बता रहा हूँ। बहुत टाइम है अभी भी आपके CET के लिए, मोर देन 2 मंथ्स है। अच्छे से पढ़ोगे तो अभी भी क्रैक कर सकते हो, और नहीं पढ़ोगे तो फिर ऊपर वाला आपका मालिक है, ठीक है। चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं, पढ़ते रहो।